Students, first of all, welcome you all at this online session for the preparation of NET session जो कि नेक्स्ट के लिए है और मैथमेटिक्स हम डिस्कस करने लगे हैं, हम स्टार्ट करने लगे हैं इसको चैप्टर नंबर 1 बुक 1 से। और ये लेक्चर जो हैं बेसिकली हमारे प्योरली एंट्री टेस्ट स्टाइल के ऊपर होंगे। तो आई एडवाइज़ यू कि आप इससे पहले जो है वो अपने जो FSC की जो कंटेंट हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया करें और उसके बाद फिर आप लेक्चर के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया करें। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, वी आर गोइंग थ्रू दिस वन। आपके फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है दैट इज़ एक्चुअली नंबर सिस्टम्स। अब आप पढ़ चुके होंगे नंबर सिस्टम्स के अंदर कि जो बेसिक नंबर सिस्टम्स हैं स्टूडेंट्स, वो जो आपने पढ़ रखे हुए हैं 2000, हम इसको फास्टली करेंगे। नेचुरल नंबर सिस्टम, कैपिटल N से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू सॉन। इसके बाद आपने पढ़ रखा हुआ है सेट ऑफ होल नंबर्स जिसको आप W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 अप टू सॉन। इसके बाद आप पढ़ चुके हुए सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। इसी तरीके से आपने इसके बाद पढ़ रखा हुआ है Q से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को। ये वो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं, P/Q की फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद आपने पढ़ रखा हुआ है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को जिसको आप Q प्राइम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखे जाते, P/Q की फॉर्म में नहीं होते, लेकिन स्क्वायर रूट में लिखे जाते हैं बशर्ते कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। और इसके बाद फाइनली जो आपने पढ़ा हुआ है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को पढ़ा हुआ है। आपको बता दूं कि इसके दरमियान में सेट ऑफ इवन नंबर्स भी हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स भी हैं, प्राइम नंबर्स भी हैं, उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने बात आपके साथ की है वो सेट ऑफ रियल नंबर की है, दैट इज बेसिकली R से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर्स के बाद जो फाइनली आपने एक सेट पढ़ा हुआ नंबर सिस्टम्स के अंदर, दैट इज बेसिकली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको आप C से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जब आप सेट ऑफ रैशनल नंबर Q और सेट ऑफ इरेशनल नंबर यानी Q प्राइम का जब आप यूनियन करते हैं तो याद रखें इनके यूनियन करने से हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। जो नंबर रैशनल नंबर है वो कभी इरेशनल नहीं हो सकता, जो इरेशनल है वो कभी रैशनल नहीं हो सकता। इन दोनों को जब आप मिला लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट कर लें कि अगर आप सेट ऑफ इरेशनल नंबर और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो नंबर रैशनल है वो कभी इरेशनल नहीं हो सकता, जो इरेशनल है वो कभी रैशनल नहीं हो सकता। तो लिहाजा इनके दरमियान कोई भी चीज़ कभी भी कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो याद रखें जब इंटरसेक्शन की बात हो तो इसका आंसर हमेशा एम्प्टी सेट है, फाई के साथ आप रिप्रेजेंट करते हैं। अक्सर एंटी टेस्ट के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब वो इस तरीके से पूछे तो स्टूडेंट्स यूजुअली उसको रियल नंबर कर देते हैं स्पीड के अंदर। तो याद रखें यूनियन में रियल नंबर है, लेकिन जब आप इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। तो सो फार हमने नंबर सिस्टम्स में जो आपने नंबर्स सेट ऑफ नंबर्स पढ़े हुए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा आप पढ़ के आए हुए हैं सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल के बारे में कि इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होती है। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को अगर शॉर्टली हम डिस्कस करें तो आप पढ़ चुके हुए हैं कि हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जिसको आपने पढ़ा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा रिप्रेजेंट करता है एक रैशनल नंबर को, और आप जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल्स हैं जिसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इसी वजह से आप इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसके साथ साथ दूसरी कैटेगरी जो आपने पढ़ी हुई है इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, दैट इज़ रिकरिंग डेसिमल्स। तो आप रिकॉल करें कि रिकरिंग डेसिमल हमेशा रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों जो टाइप्स हैं डेसिमल्स के अंदर, ये रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और आप जानते हैं कि रिकरिंग डेसिमल वो डेसिमल है जिसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो अपने आप को सिस्टमेटिकली रिपीट करें और इनफाइनाइट रिपीट कर रहे हों। कोई एक डिजिट या डिजिट का ग्रुप जो है वो अपने आप को इनडेफिनेटली रिपीट करे, वो रिकरिंग डेसिमल आप पढ़ चुके हुए हैं। इसके बाद जो लास्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आपने पढ़ा हुआ है दैट इज इरेशनल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, दैट वाज नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट्स, एक ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट भी ना हो, अप टू सॉन चलता रहे, और उसके साथ साथ ये अपने आप को सिस्टमेटिकली रिपीट भी ना कर रहा हो, वो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। और आपने याद रखने कि ये हमेशा इरेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं आपको एक की फैक्ट, एक पॉइंट बताने लगा हूं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है।
नंबर सिस्टम्स के अंदर, और इस पे अक्सर क्वेश्चन भी एंटी टेस्ट में हम देखते हैं। और वो की फैक्ट ये है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है ये सबसेट होता है सेट ऑफ होल नंबर्स का। इस बात को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब होल नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से होल नंबर का जो सेट है वो सबसेट होगा सेट ऑफ इंटीजर्स का। जितने भी होल नंबर्स हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर कंटेन्ड होते हैं। इसी तरीके जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब के सब कंटेन्ड है किसके अंदर, सेट ऑफ रैशनल नंबर में। तो सेट ऑफ इंटीजर जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का सबसेट बनता है। और याद रखें जितनी भी रैशनल नंबर्स हैं वो सब के सब कंटेन्ड है किसके अंदर, एक और सेट में, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सो फार इस डिस्कशन में, इस रिलेशन में आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो सेट आपको नजर आ रहा है, जो सुपर सेट आपको नजर आ रहा है, वो रियल नंबर्स का नजर आ रहा है। क्योंकि रियल नंबर्स में ये तमाम तर जो सेट्स हैं वो इसके सबसेट बने हुए हैं। लेकिन याद रखेंगे रियल नंबर से ऊपर भी एक सिस्टम है नंबर सिस्टम के अंदर, जिसको आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और आपको इसको नोट करना है कि रियल नंबर आर एक्चुअली सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है वो कंप्लीट हुआ। इसमें मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि अक्सर एंटी टेस्ट में इसके ऊपर उसने क्वेश्चन पूछे होते हैं और आप इसको जरूर इस सीक्वेंस में याद रखें। मैं क्वेश्चन आपसे शेयर करने लगा हूँ, उसको प्रैक्टिस करते हैं। फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन यूं वो पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसकी। ऑप्शन में फॉर एग्जांपल अल्फा ऑप्शन आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर सुपर सेट है होल नंबर्स का। बीटा ऑप्शन में सेट ऑफ रैशनल नंबर सबसेट है इरेशनल का। और चार्ली ऑप्शन में आप कहते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर जो है वो सुपर सेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर का। और डेल्टा में आप कहते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सुपर सेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। जिस तरीके से आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसी तरीके से एंटी टेस्ट में वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन देता है और आपने पिक एंड चूज करना है। रिलेशन आपके सामने मैंने बता दिया हुआ है। इस रिलेशन के अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर सुपर सेट है होल नंबर का, यानी होल नंबर जो है वो सबसेट है नेचुरल नंबर का। ये बात इसके मुताबिक गलत है। एक्चुअली नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का। यहाँ पर आप देखें रैशनल इरेशनल में कोई रिलेशन है ही नहीं। और चार्ली में लिखा हुआ है कि होल नंबर जो है वो सुपर सेट है रैशनल नंबर का। ये बात गलत है। रैशनल नंबर एक्चुअली सुपर सेट है होल नंबर्स का। तो फाइनली आप यहाँ डेल्टा ऑप्शन को देखें, यहाँ लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सुपर सेट है रियल नंबर का, जो कि बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रियल नंबर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सुपर सेट है रियल नंबर्स का, जो कि डेल्टा ऑप्शन में आप देख रहे हैं। सो डेल्टा ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप इसको जरूर याद रखें। तो सो फार हमने ये जो डिस्कशन की है बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम का, और उसमें से जो की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आप जानते हैं पाई आपने पढ़ा हुआ है कि पाई के बारे में जो की पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि पाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं और वो इसको रैशनल नंबर समझते हैं। आप याद रखें कि पाई रैशनल नंबर नहीं, पाई इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमेशा नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। और हम पढ़ चुके हैं कि नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंट्स इरेशनल नंबर। तो यही बात आप यहाँ पर देख रहे हैं। पाई 22/7 या पाई 3.1416 जो आप पढ़ते हैं ये बेसिकली पाई की अप्रॉक्सीमेशन है, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो एक्चुअल वैल्यू जो मैं बता चुका हूँ वो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसी वजह से पाई हमेशा इरेशनल नंबर है। तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसके बारे में बिल्कुल क्लियर रहें कि ये इरेशनल नंबर होता है। इसके अलावा पाई को डिफाइन कैसे किया गया मैथमेटिकली, तो उसको डिफाइन करने का तरीका भी आप देख लें। आप याद रखें नोट के अंदर कि पाई इज बेसिकली अ रेशो, और ये किस किस्म की रेशो है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस आप जानते हैं सर्कल की बाउंड्री को आप कहते हैं, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल रेशो लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपसे पाई के बारे में उसको डिफाइन उसके डेफिनेशन पूछे तो आप इस तरह से याद रखें कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, और लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर क्या होता है बेसिकली 2r। तो 2r कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी के बचेगा पाई। दिस इज हाउ वी डिफाइन पाई। तो पाई पे अगर क्वेश्चन हो तो आप ये दो बातें इसके बारे में जरूर याद रखें।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं रियल नंबर्स को डिस्कस करने के लिए, और रियल नंबर मैं डिफाइन कर चुका हूँ आपको कि इन दोनों का रैशनल इरेशनल का यूनियन जो बेसिकली है वो सेट ऑफ रियल नंबर बनाता है। अब जब रियल नंबर्स की बात करते हैं उसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो सारे नंबर सिस्टम रियल नंबर के अंदर कंटेन्ड है एक्चुअली। अब आप इसको यूं समझें कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की तरफ जाने लगे, जो अगला टॉपिक है आप लोगों का, और उन प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस टॉपिक है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, राइट। अब स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी हुई एक्चुअली आप रिकॉल कर लें कि ये टोटल 11 प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पढ़ रखी हुई हैं। और प्रॉपर्टीज है कौन कौन सी? कुछ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, कुछ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हम फास्टली इसको रिकॉल कर लेते हैं। आपने क्या पढ़ा हुआ है इसके अंदर? आपने पढ़ रखी हुई है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आप इसको रिकॉल करें, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। और क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या रियल नंबर्स की? आप दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर में ही होगा, और आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में ही होगा। तो इसको आप कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। इसी तरीके से आप रिकॉल करें कि आप पढ़ चुके हुए हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगेन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में आपने पढ़ रखी हुई है, और इसमें आप रिकॉल करें कि बेसिकली हम ब्रैकेट्स को चेंज किया करते थे एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में। ब्रैकेट को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एडिशन में यहाँ लिखूँ तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, ए को आप ब्रैकेट में कर लें और सी को ब्रैकेट से आउट कर लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन में आप डॉट लगा लें और इसी तरीके से आप a को ब्रैकेट में कर लें, c को आउट कर लें। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ रखी है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट आपने पढ़ रखी हुई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब जब आइडेंटिटी में हम जाते हैं स्टूडेंट्स, तो एडिशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो याद रखें 0 होता है, और मल्टीप्लिकेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा 1 होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेशन में 1 है और एडिशन में 0 है। रीजन बिहाइंड उसकी क्या है कि आप प्रॉपर्टी में यूं पढ़ कर आए कि कोई भी रियल नंबर a है, उसमें आप 0 प्लस करें या 0 में आप a प्लस करें, दोनों सूरतों में आंसर a ही आता है, वही नंबर आपको रिटर्न होता है। तो 0 इसी वजह से एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है रियल नंबर्स का। मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या बताया, आप किसी भी रियल नंबर a को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को a से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आपको वही नंबर a मिलेगा। तो इसी वजह से जो 1 है वो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स है, राइट। इसके बाद आप पढ़ गए हैं प्रॉपर्टीज के अंदर इनवर्स। अब इनवर्स प्रॉपर्टी अगर आप एडिशन में डिस्कस करें तो किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स लेने के लिए आप उसका साइन चेंज करते हैं, और रीजन उसकी ये होती है कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी नंबर में एक ऐसा नंबर प्लस किया जाए कि आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आए। अब रियल नंबर्स में जो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है? 0। आप पढ़ चुके हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी नंबर a में अगर उसका साइन चेंज कर लें या -a में आप a को प्लस करें तो आंसर बनेगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन विच इज एक्चुअली 0। तो एडिटिव इनवर्स के लिए आप साइन चेंज करते हैं, इस बात को याद रखते हैं हम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम चाहते हैं किसी भी रियल नंबर को कैसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आए, और मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो मैं आपको 1 बता चुका हूं। तो आप कैसे इसको लिखते हैं? आप लिखते हैं कि a को अगर उसके रेसिप्रोकल 1/a से मल्टीप्लाई करें, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप रेसिप्रोकल्स लिया करते हैं, या आप 1/a को a से मल्टीप्लाई करें, तो स्टूडेंट्स इन दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है। यहाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है सिवाय एक नंबर के, और वो नंबर कौन सा? 0। याद रखें रियल नंबर में 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं। 0 का जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो बनेगा 1/0, और 1/0 डिफाइंड नहीं है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को लिखते वक्त ये जरूर याद रखें कि ये मेंशन करना जरूरी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप इसको मेंशन नहीं करते प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं होती। तो जब आप ये मेंशन कर देंगे कि a 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है, और वो इस तरीके से फाइंड आउट आप करते हैं। इसके बाद जो आप पढ़ चुके हैं दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें हम ये करते हैं कि अगर आप दो रियल नंबर्स हैं a और b, आप a में b को ऐड कर लें या b में आप a को ऐड कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में। और इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लिकेशन को देखें तो a को b से मल्टीप्लाई कर लें या b को a से मल्टीप्लाई कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बन गई। स्टूडेंट्स अगर आप इसको काउंट भी कर लें साथ साथ,
तो इस वक्त तक जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको रिकॉल करवाई हैं वो 10 प्रॉपर्टीज हैं। ओवरऑल आप देखेंगे 1 2 3 4 5 हैं, यही 5 एडिशन में हैं और यही 5 मल्टीप्लिकेशन में होके, तो सो फार टोटल हम 10 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हुए हैं। लेकिन मैंने आपको बताई कितनी थी एक्चुअली, 11 प्रॉपर्टीज, राइट। अब 11th प्रॉपर्टी कौन सी है इसको भी आप रिकॉल कर लें, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है जी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप कैसे पढ़ कर आए, वी आर हैविंग द नंबर्स लाइक a डॉट बी प्लस सी। तो आप देखिए मल्टीप्लिकेशन है और यहां पर एडिशन है, और जब आप इसको ओपन करते हैं तो आप लिखते हैं a डॉट बी प्लस a डॉट सी, तो आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर ये a इस ब्रैकेट की लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ है तो आप इसे पूरा जो इसका नाम है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन कहते हैं। और अगर ये a मैंने यहाँ लिखा होता, ब्रैकेट की राइट साइड पे लिखा होता, तो फिर आप इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और आप इसको यूं भी नोट कर लें कि ये सब्ट्रैक्शन पे भी चलती है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी है। अगर आप यहाँ माइनस का साइन यूज कर लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी चलती है। अब आप देख लें कि टोटल 11 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ आपको रिकॉल करवा दी है रियल नंबर्स की, राइट। अब अगली बात जो हमें यहाँ डिस्कस करने की जो कि एंटी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है फील्ड। अब एक पॉइंट है जिसको टॉपिक है जिसको हम फील्ड कहने लगे हैं, तो याद रखें फील्ड किसे कहते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी जो है वो हम एंटी टेस्ट में देखते होते हैं। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फील्ड। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। तो फील्ड होता क्या है, एक ऐसा सेट जो 11 प्रॉपर्टीज को पोजेस करे, इन 11 प्रॉपर्टीज को पोजेस करे, उसको आप फील्ड बोलते हैं। अब आप देखें कि ऑप्शंस के अंदर वी आर हैविंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ आप इसमें इंटीजर्स कर लें, राइट। अब आप देखें कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सेट फील्ड बना रहा है। इसके लिए जरूरी यह है कि आपको पता हो कि 11 प्रॉपर्टीज कौन पोजेस कर रहा है, ठीक है जी। अभी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि अगर हम 11 प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ रखी हैं इनको नेचुरल नंबर पे अप्लाई करें, फिर होल नंबर पे अप्लाई करें, और इस तरह आप चेक करेंगे तो इट विल टेक टाइम। और आप जानते हैं कि एंटी टेस्ट में वी आर हैविंग ओनली फ्यू सेकेंड्स टू आंसर अ क्वेश्चन, तो अगर आप हर ऑप्शन पे चेक करने जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकेंगे। तो इसका ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूं। आप याद रखें जब कभी आपको फील्ड के ऊपर क्वेश्चन मिले तो इसके ट्रिक को याद रखें। ट्रिक इसका ये है कि आप QRC को याद रखेंगे, QRC। अभी QRC क्या है याद रखें, जो नंबर सिस्टम हमने यहां डिस्कस किए हैं इनके अंदर सिर्फ 3 ऐसे सिस्टम्स हैं जो फील्ड बनाते हैं, जो फील्ड हैं मतलब उस पर 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, R इसमें सेट ऑफ रियल नंबर है और C इसमें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको आएगा आप बड़ी आसानी के साथ ऑप्शंस में देख लेंगे कि इन तीनों में से कौन सा नंबर सिस्टम है जो आपको ऑप्शन में मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख लें QRC में से इस वक्त ऑप्शन में जो आपको नजर आ रहा है बेसिकली वो चार्ली ऑप्शन है, तो ये इसमें फील्ड है। इसी तरीके से एक और फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड। जब नॉट अ फील्ड की बात होगी तो एक ऐसा सेट आप बताएंगे जो फील्ड नहीं होगा और वो इन तीनों के अलावा कुछ होगा, यानी QRC के अलावा जो भी है वो फील्ड नहीं बनेगा। इसके बाद स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। आपने देख ली हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको एडवाइस करने लगा हूं कि उनको आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। फॉर इंस्टेंस हम बात करने लगे हैं इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी की बात करने लगे हैं, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी जो हैं ये भी हम रियल नंबर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। अब इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर, ये आपको एज असाइनमेंट मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप इनको गो थ्रू करें बुक से। आप रिकॉल करें कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है। हमने इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी क्या होती है कि कोई भी रियल नंबर खुद अपने ही इक्वल होता है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर इसी तरह से आपने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई इक्वालिटी के अंदर। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या थी, अगर A इज इक्वल टू B इंप्लाइज B इज इक्वल्स टू A। इसके बाद आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई इक्वालिटी की, वो क्या थी, इफ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C तो दैट गोज के A इज इक्वल्स टू C। फिर आपने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है इक्वालिटी के अंदर।
फिर आपने कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ रखी हुई है और कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ रखी है। तो इन प्रॉपर्टीज को आपने अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लेना है। इसके बाद आप देखें कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और मैं आपको यही एडवाइस कर रहा हूं कि इन प्रॉपर्टीज को भी आपने गो थ्रू करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, आप जानते हैं कि इनइक्वालिटी में आपके पास साइन ग्रेटर का साइन आ जाएगा, लेसर का साइन आ जाएगा, इवन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, लेसर देन इक्वल टू का साइन, ये वो सिंबल्स हैं जो इनइक्वालिटी में आप यूज करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी में से अक्सर क्वेश्चन भी आता है जो कि मैं यहाँ डिस्कस भी करूंगा आपके साथ, लेकिन आपने को गो थ्रू करना है। फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको फास्टली रिवाइज करें तो आप पढ़ चुके हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। अब ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या आती है, दो रियल नंबर्स हैं ए और बी, तो उनके अंदर रिलेशन ये हो सकता है कि या तो वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, या ए बी से ग्रेटर हो सकता है, या ए बी से लेसर हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं दो रियल नंबर्स के दरमियान, इधर दे आर इक्वल और ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए, राइट। तो इसको आप ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी तरीके से आपने पढ़ी हुई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी के अंदर। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या आती है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, दैट गोज ए इज ग्रेटर देन सी। और इसी तरह आप यूं भी कह सकते हैं ए इज लेसर देन बी एंड बी इज लेसर देन सी, दैट गोज ए इज लेसर देन सी। तो ये इसके अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। फिर इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है, इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी भी है। तो एडवाइस आपको कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी जो हैं ये आपने जरूर इनको गो थ्रू कर लेना। एक और पॉइंट आप नोट कर लें कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी को आप ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, ऑर्डर रिलेशन या ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। और मैथमेटिकली ऑर्डर का मतलब यही है कि जब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक नंबर दूसरे से ग्रेटर है या उससे लेसर है तो फिर हम ऑर्डर की बात करें। तो इनइक्वालिटी कहें ऑर्डर कहें, इसका एक ही मतलब होता है। इसके बाद फाइनली स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपने गो थ्रू करनी है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन जो हैं ये एज अ हेडिंग आपको बुक के ऊपर नहीं मिलेंगी, लेकिन आप अपनी बुक में देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर फ्रैक्शन को डिस्कस किया हुआ है और उनको प्रूफ भी किए हुए हैं। प्रूफ तो ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे एंटी टेस्ट के लिए, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को विद स्टेटमेंट बाय नेम आपको याद रखना है एक्चुअली। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई हैं, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन आपने पढ़ रखा हुआ है इसके अंदर, और प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रखे हुए हैं। तो ये वो रूल्स हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन के अंदर आपने गो थ्रू करने हैं। तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ आप इसको बुक से एक दफा गो थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। आप इसको यूं देखेंगे कि इफ हम कहते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन -1, दैट इंप्लाइज 5 इज ग्रेटर देन, लेट्स सपोज आप इसमें 2 कर लें। सो क्वेश्चन वो ये आपसे पूछता है कि प्रॉपर्टी यूज्ड हियर इज, तो हमें ये बताना है कि इन इनइक्वालिटीज को अगर आप देखें, ये बुक पे भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इस इनइक्वालिटी से ये इनइक्वालिटी बनती है, ये इनइक्वालिटी इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें ये बताना है कि इस इनइक्वालिटी के ऊपर क्या ऑपरेशन, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए कि वो इसमें कन्वर्ट हो जाए। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ऑप्शन है, क्या ये एडिटिव प्रॉपर्टी से पॉसिबल होगा, तो अल्फा ऑप्शन एडिटिव है। बीटा ऑप्शन में क्या ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करने से होगा। चार्ली ऑप्शन में कहते हैं कि कोई सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई करने से हो, और डेल्टा में हम कहते हैं कि वी आर हैविंग बोथ ए एंड बी। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस वन। अब आप इसको यूं सोचेंगे कि 2 कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 5 के अंदर। सबसे पहले हम सोचते हैं एडिटिव के ऊपर कि 2 के अंदर हम क्या करेंगे वो 5 बन जाए। तो स्ट्रेट अवे माइंड में ये बात आती है कि 2 में अगर आप 3 प्लस करें, सो लेट्स डू इट। हम इसमें देखते हैं कि 2 में अगर आप 3 ऐड कर रहे हैं इस साइड पर, तो ऑब्वियसली आपको दूसरी साइड के ऊपर -1 में भी क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, राइट। इनफैक्ट 3 ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब आप देखें 2 + 3 यहाँ पर क्या बनेगा 5 ग्रेटर देन, और -1 + 3 क्या बनेगा 2। तो आप देखते हैं कि दोनों तरफ 3 ऐड करने से जो आपकी डिजायर्ड इनइक्वालिटी थी वो बन गई है। तो ऑपरेशन एक्चुअली आपने क्या किया, दोनों तरफ 3 को ऐड किया। जब 3 को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फिर कौन सी बनेगी, एडिटिव प्रॉपर्टी बनेगी। एक ऑप्शन यहाँ डेल्टा बोथ ए एंड बी है, इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव को भी देख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने से क्या ये फॉर्म बनती है। आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर जो है 5/2 बने, वो नंबर कौन सा हो सकता है, वो नंबर होगा 5/2। अगर आप 2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा 5,
लेकिन इस साइड पे आप देखें जब -1 को आप 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 नहीं बनेगा, तो इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में ये पॉसिबल नहीं है। अब आप ये याद रखें कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है और वो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर बना हुआ है। सो मेक श्योर करें कि आप उसके सारे पार्ट्स कर लें, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने लगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, जो कि आपका अगला टॉपिक है। सो वे स्टार्टिंग विद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसको फिर भी फास्टली रिवाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। आप जानते हैं कि z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और इसमें जो x और y आप देख रहे हैं बेसिकली ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को, और जो आयोटा आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि इमेजिनरी नंबर है दैट इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब आप ये भी पढ़ कर आए हैं कि इसमें जो x आप देख रहे हैं बेसिकली ये इसका रियल पार्ट है और y जो आप देख रहे हैं वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। आप ये ज़रूर याद रखें कि इसमें जो रियल पार्ट x है और जो इमेजिनरी पार्ट y है ये दोनों x और y किसको बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। एंट्री टेस्ट के अंदर आप याद रखें कि रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट को पूछने के लिए सिंबॉलिकली वो ऐसे लिखते हैं RE ऑफ Z, जो कि FSC में ये नोटेशन यूज़ नहीं की गई हुई, एंट्री टेस्ट में यूज़ हो जाती हैं। तो जब RE ऑफ Z देखें तो आपने Z का रियल पार्ट बताना है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं x, और अगर IM लिखा हो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z दैट इज एक्चुअली y। आप इसमें मिस्टेक ये ना कीजिएगा, इमेजिनरी पार्ट y आयोटा नहीं होता, y आयोटा इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी पार्ट की जो बात हो रही है वो सिर्फ y को आप कहते हैं। इसके अलावा आप पढ़ चुके हैं कि सेट ऑफ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिखते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में याद रखें अगर आप इसको यूँ लिखें x, y, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है जिसमें x इसका रियल पार्ट है, y इसका ऑब्वियसली इमेजिनरी पार्ट है। तो ये ब्रीफ सा स्टार्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो आप इससे पहले पढ़ चुके हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस की जिसमें से आप पढ़ के आ चुके हुए हैं। फॉर इंस्टेंस आप रिकॉल करें, आपने पढ़ा हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का सिंपल सा जो तरीका आप पढ़ चुके हैं दैट इज आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आप इसके ऊपर बार लगा देंगे, बार मींस कॉन्जुगेट, और मैंने कहा इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है तो बनेगा x माइनस आयोटा y, ये इसके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके स्टूडेंट्स आप पढ़ के आए हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपके पास फॉर्मूला है, उसको हम डिस्कस करने लगे हैं, एंड दैट इज अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सेम अगेन z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, जब आप इसका मॉड लेंगे तो आप ये बार लगाते हैं, वर्टिकल बार्स लगाते हैं इसके साथ, ये वर्टिकल बार मॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो करते आप क्या है कि इसके रियल पार्ट का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं मतलब y का स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये इसका मॉडुलस बनता है। याद रखें z मॉड का जब भी आप आंसर फाइंड आउट करें ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है अगर आप मॉड की डेफिनेशन को रिकॉल करें, मॉड होता क्या असल में, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं तो एक्चुअली आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं उस पॉइंट से जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन के ऊपर, और डिस्टेंस कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? उस पॉइंट का ओरिजिन से। अगर मैं इसको आपको लेबल करके रिकॉल करवाऊं तो फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर यहाँ ऑब्वियसली ओरिजिन, और लेट्स सपोज ये वो पॉइंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x और y को। इस पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं एक्चुअली ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस को। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप मॉड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो असल में आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं ओरिजिन से उस पॉइंट का जो कि रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इसी वजह से आप जानते हैं कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। दिस इज वाई हम यहाँ पर यूज करेंगे z मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसके बाद ऑपरेशंस के अंदर हम अगले ऑपरेशंस की तरफ जा रहे हैं जो कि बड़े फेमस ऑपरेशन आपने पढ़ रहे हुए हैं, जैसे कि आप पढ़ कर आए हुए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ऑपरेशंस में लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल
एडिशन, और एडिशन के साथ ही हम सब्ट्रैक्शन को भी डिस्कस कर लेंगे। अब एडिशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की करना आप जानते हैं, हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में इसको रिकॉल कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस आपका क्वेश्चन है 2 3 प्लस -1 5 इज इक्वल्स टू, नो डाउट दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, लेकिन याद रखें एंटी टेस्ट में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को ओवरलुक नहीं कर सकते। सो लेट्स गो विद द ऑप्शन वी आर हैविंग -1 and 7, बीटा ऑप्शन वी आर हैविंग 1 and 8, और इस तरह चार्ली ऑप्शन में यू आर हैविंग -2 and 15, और डेल्टा ऑप्शन इज -1 and 8। अब आप देखें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का तरीका आपने ये पढ़ रखा हुआ है कि रियल पार्ट को रियल में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करते हैं, राइट। तो आप देखें 2 में -1 ऐड करेंगे तो बनेगा 1, जो कि आपको नजर आ रहा है इस वक्त 4 बीटा ऑप्शन में, और 3 में आप 5 को ऐड करेंगे तो 8, तो ऑप्शन के अंदर बीटा इसका आंसर बनेगा। आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लिया। इसी तरीके से अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो यही तरीका होता है कि रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको भी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेना है। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख रहे थे, मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, इस फॉर्म में क्वेश्चन में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिए हुए थे। स्टूडेंट्स, ऑपरेशन में इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी ऑब्वियसली आप पढ़कर आए हैं, हम एक दफा इसको रिकॉल कर लेते हैं। वी हैविंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर इंस्टेंस a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा, इन्हें हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब इसका वही मेथड जो आप एफएससी में पढ़कर आए हैं, दैट इज रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बनेगा, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की इक्वल होती है, जैसे आपने यहाँ पर देखा अगर आयोटा -1 स्क्वायर रूट है तो ऑब्वियसली आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से आप इसको -bd कर देंगे। तो यहां तक आपने क्या किया है, रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद प्लस लगाएं, और अब आप ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके रियल पार्ट को इसके इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD बनेगा, और इसके इमेजिनरी को इसके रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बनेगा, और दोनों में जो आयोटा आएगा वो एक्चुअली हम कॉमन कर लेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। स्टूडेंट्स, ये तरीका जो मल्टीप्लिकेशन का आप इससे पहले पढ़ चुके हुए हैं, हमने इसको रिकॉल कर लिया। अब आपने नोट ये करना है कि जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये उसका रियल पार्ट है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। मैं इसको इजी करने के लिए टर्म्स यूज करता हूँ। टर्म्स में ये यूज करता हूँ कि इतना जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस वन, इस पार्ट को मैं कहता हूँ स्टेप 1 ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और जो इतना पार्ट आप देख रहे हैं इसको मैं कहता हूँ स्टेप 2 ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आसानी के लिए। और आप ये भी नोट कर रहे हैं कि जो स्टेप 1 है वो करने से मिलता आपको क्या है, स्टेप 1 करने से आपको मिलता है रियल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और स्टेप 2 करने से आपको क्या मिलता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये जो बातें हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको हेल्प करेंगी, ये शॉर्टकट्स बन जाएंगे, ट्रिक्स बन जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर आप इस तरीके से उसको याद रखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। फॉर इंस्टेंस अगर आप क्वेश्चन इस फॉर्म में देखते हैं, वी आर हैविंग 2 + 3 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा इज इक्वल्स टू। अब ये क्वेश्चन है जो हम प्रैक्टिस करने लगे हैं, और इसमें सिर्फ उसने आपसे पूछा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में ये नहीं अज्यूम करेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, एंटी टेस्ट में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, लिहाजा आपको प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स सी द ऑप्शन। वी आर हैविंग द ऑप्शन लाइक अल्फा ऑप्शन आप देखें तो हम इसमें कर लेंगे लाइक -4 और +5 आयोटा, लेट्स सपोज। बीटा ऑप्शन में आप कर लेते हैं -2 + 6 आयोटा। चार्ली ऑप्शन में आप कर लेते हैं वी आर हैविंग 5 + 4 आयोटा, एंड डेल्टा ऑप्शन में लेट्स सपोज वी आर हैविंग नन ऑफ दीज। अब आप देखें, इसको प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को कि ये मल्टीप्लिकेशन है जैसे भी आपने ऊपर देखी है, तो कैसे आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 2, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 6, इनफैक्ट -6। तो यहाँ -6 आ गया, प्लस उसके बाद आपने क्या करना है, इसके रियल को इसके इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 4, इसके इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 7, राइट। और यहाँ से आप 2 × 2 4, 3 × 1 becomes 3, एक्चुअली फाइनल 7 बनेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा -4 + 7 आयोटा,
तो इस प्रोडक्ट का ये आंसर एक्चुअली। अब आप देखें आपको किसी ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा, तो एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बनी हुई डेल्टा विच इज एक्चुअली नन ऑफ दीज, तो ये इसका आंसर बनेगा। सो प्रोडक्ट का क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, आ सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है और स्पीड अप करना है अपने कैलकुलेशन को। अब आप देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं डिस्कस करने लगूंगा आपके साथ, एंड दैट इज RE of we are having like 1 0 into -3 and 5। सबसे पहले आप समझिए क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है, हम इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। वी आर हैविंग ऑप्शंस 1 और इसमें बीटा ऑप्शन आप कर लें 0, चार्ली ऑप्शन कर लें 5 और डेल्टा ऑप्शन आप कर लें -3, राइट। अब सबसे पहले इसको देखें कि ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है, यहाँ RE लिखा, मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि RE का मतलब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने सिर्फ रियल पार्ट बताना है। तो एक मेथड जो आपके माइंड में आ रहा है वो ये कि हम इन दोनों को पहले स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करने से जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका रियल पार्ट बता दें। तो ये बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं, लेकिन मसला इसमें ये है कि जब आप इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ वर्किंग ऐसी होगी जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या बताना है, रियल पार्ट बताना है, पूरा प्रोडक्ट नहीं निकालना। जब हम पूरा प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे थे हमने इसको कंप्लीटली यहाँ मल्टीप्लाई किया था, अब सिर्फ रियल पार्ट बता दो। रियल पार्ट के लिए आप रिकॉल करें, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन का अगर आपने रियल पार्ट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, स्टेप 1, और स्टेप 1 में आप सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका रियल पार्ट। यानी आपको स्टेप 2 ये वाला पार्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इससे बनेगा इमेजिनरी पार्ट जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर ये स्टेप 1 स्टेप 2 बताए थे कि आप अपना टाइम सेव कर सकें। तो इस क्वेश्चन में मैं ये वाली कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये वाली कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। और इस कैलकुलेशन के अंदर अगर आप देखें तो आप मुझे क्या करना है, मुझे रियल को रियल से मल्टीप्लाई करना है विच विल गिव मी एक्चुअली 3, इनफैक्ट -3, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करना है तो दिस विल गिव मी एक्चुअली 0, और मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा इसका -3 जो कि इसका रियल पार्ट है। अब -3 देखिए कौन सी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, डेल्टा ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा स्ट्रेट अवे। अब आप देखें सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करने से, आई मीन स्टेप 1 करने से आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर चुके हुए हैं। इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन और देखें जिसमें आपसे यूं पूछा जाए, आई एम ऑफ लाइक वी आर हैविंग 3 - 2 iota into 1 + 2 iota is equals to। अब आप समझ चुके हैं कि एक्चुअली मैं यहाँ क्या डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, और डिस्कशन में हम इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं। इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने के लिए आप जो कंप्लीटली अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आपके क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी, क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। लेट्स सी द ऑप्शंस, वी आर हैविंग द ऑप्शंस लाइक 4 iota, 4 and 3, and let's suppose we are having none of these। अब आप समझ गए कि इमेजिनरी पार्ट जब आपसे पूछेगा टेस्ट के अंदर तो आप इसे कंप्लीटली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ आप मल्टीप्लिकेशन में स्टेप 2 करेंगे और स्टेप 2 करने से आपको इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। ये करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आपका जो है कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होने का। अब आप इसको करें, हम इसको करते हैं, हम इसके रियल पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स 3 × 2 6 iota, और इसके इमेजिनरी को इसके रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -2 iota विच इज एक्चुअली 4 iota। अब आप यहाँ नोट करेंगे कि 4 iota जो है वो इसकी अल्फा ऑप्शन में है, तो अगर आप अल्फा ऑप्शन इसका आंसर कर रहे हैं तो नोट करें ये बिल्कुल गलत होगा, ये आई कैचर होगा। 4 iota इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं इसका आंसर? क्योंकि हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है, और मैं स्टार्ट में आपको बता कर आया हूँ कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो y है, और y हमेशा क्या होता है, रियल नंबर। तो स्टार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं आपने करनी। 4 iota जो है वो रियल नंबर नहीं, 4 iota एक्चुअली इमेजिनरी नंबर है। तो फिर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आयोटा का कोफिशिएंट। एक्चुअली आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जो कि रियल नंबर होता है, तो फिर बीटा इसका सही आंसर बनेगा। आप ये मिस्टेक कमिट नहीं करेंगे, केयरफुल रहेंगे, जब भी इमेजिनरी पार्ट हो तो वो कभी भी आयोटा के साथ नहीं आएगा, आयोटा का हमेशा कोफिशिएंट होता है। तो सो फार आपने मल्टीप्लिकेशन को देखा, उसके ट्रिक्स को देख लिया, शॉर्टकट्स को देख लिया। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आप इसमें अच्छी तरीके से गो थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस के अंदर स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑब्वियसली आप पढ़ चुके हैं डिवीजन को भी, आपने पढ़ रखा हुआ है कि Z1 को अगर आपने Z2 पे डिवाइड करना है, फॉर इंस्टेंस A + B आयोटा को आप डिवाइड करने जा रहे हैं C + D आयोटा पे, लेट्स सपोज।
तो रूल आपने ये पढ़ा हुआ है कि आप a प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी c माइनस डी आयोटा के साथ, और इसी तरीके से आप डिवाइड भी करते हैं कॉन्जुगेट के साथ। ये रूल आपने एफएससी में किया हुआ है, ठीक है जी। इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, और फिर आप इसके सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और सिंप्लीफिकेशन करने से डिवीजन का आपको आंसर मिल जाता है। बट अगेन व्हेन इट कम्स टू एंटी टेस्ट, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतनी कैलकुलेशन कर सकें। सो लेट्स गो फॉर अ शॉर्टकट फार्मूला ट्रिक, और वो मैं आपको यहाँ एडवाइस कर देता हूँ। याद रखें, इसमें डिवीजन में जो ट्रिक हम यूज़ करने जा रहे हैं वो ये होगा कि अगर आप Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिवाइड करते हैं, तो याद रखें इसका फॉर्मूला आपने Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के कॉन्जुगेट के साथ, और इसको डिवाइड आपने करना है Z2 के मॉड के स्क्वायर के ऊपर, राइट, प्रोवाइडेड दैट ऑब्वियसली Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप देखें कॉन्जुगेट, इससे पहले मैं बता चुका हूं कि आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, मॉड कैलकुलेट करना भी आप जानते हैं। मॉड के ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है, तो मॉड पे स्क्वायर लगाने का मतलब क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पर देखा, जब आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो ऑब्वियसली होगा ये कि इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो वही कैलकुलेशन आपको यहाँ करनी है बेसिकली क्वेश्चंस के अंदर। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डिवीजन का क्वेश्चन हार्डली 2 स्टेप्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सो लेट्स डू इट। हमारे पास किसी क्वेश्चन में अगर ये वाली फॉर्म बनी हो, हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। 2 + 3 आयोटा ओवर 1 + 2 आयोटा इज इक्वल्स टू, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब जब आप इसको इस कैलकुलेशन के साथ जाते हैं, जो कि मैंने पहले पूरी आपको रिकॉल करवाई है, और बाद में मैंने आपको रेकमेंड किया है कि इसको इस तरीके से नहीं करना, अगर आप इस कैलकुलेशन पे जाएंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन टाइम मैनेज नहीं होगा। सो लेट्स डू इट विद दिस वन, दिस ट्रिक के साथ हम इसे करते हैं। इसके मुताबिक हमें क्या करना है, Z1 लिखना है जो कि 2 + 3 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करना है Z2 के कॉन्जुगेट के साथ, यानी इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 1 - 2 आयोटा, और फिर आपने इसको डिवाइड करना है इसके मॉड के स्क्वायर के ऊपर, Z2 के मॉड के स्क्वायर के, जो कि बनेगा 1² + 2², राइट। ये हो गया एक स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई कर दें, जो मैं पहले बता चुका हूं। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको डिवीजन में आंसर इसका मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करें 2, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -6। इनफैक्ट यहाँ माइनस है तो +6 हो जाएगा, तो 2 + 6 क्या बन जाएगा इसमें 8, और उसके बाद आप इसके रियल को इसके इमेजिनरी से करेंगे तो -4 और +3 जो कि बनेगा माइनस आयोटा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। तो ओवरऑल आप देखें विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इस डिवीजन का आंसर फाइंड आउट कर चुके हुए हैं। ऑप्शंस आपके पास होंगी, उन ऑप्शंस में जाहिर है ये वाली ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बनेगी। सो मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ, यही एडवाइस कर रहा हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। इनके क्वेश्चन भी आपको बुक पे दिए हुए हैं, एक्सरसाइज 1.2 में आप जाएं और वहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, वो सब क्वेश्चन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के ऊपर आपको मिलेंगे। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर टेस्ट में आता है, दैट इज RE of 1 + iota over 1 - iota is equals to, so having options like 1 iota, 0 और -1। अब आप देखें कि इसमें डिवीजन है, और डिवीजन के साथ आपने क्या बताना है, उसका रियल पार्ट आपने बताना है। तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं उसका रियल पार्ट को। डिवाइड करने के लिए आपको ट्रिक में बता चुका हूं, इसी ट्रिक के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है 1 + iota, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ जो कि फिर से 1 + iota बनेगा, और आप डिवाइड कर रहे होंगे इसके मॉड के स्क्वायर पे जो कि बनेगा 1² + -1², राइट। अब आप देखेंगे इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो हम इसे कंप्लीटली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या फाइंड आउट करना है, रियल पार्ट। मैं पहले बता चुका हूं कि मल्टीप्लिकेशन में रियल पार्ट के लिए आप सिर्फ क्या परफॉर्म करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं है, वो आपका टाइम इसमें वेस्ट होता है। तो यही इसका ट्रिक शॉर्टकट जो मैं बता चुका हूँ उसको हम यूज करने लगे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आयोटा जो कि बराबर होता है -1 के, और डिवाइडेड बाय समथिंग लाइक 2, तो ओवरऑल ये क्या बनेगा 0। तो आप देखेंगे जब मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई में कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन नहीं की, क्योंकि कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करने से ऑब्वियसली ये टाइम वेस्ट इसका आपका होता है। तो 0 इसका रियल पार्ट है जो कि ऑप्शन 4 में आप देख रहे हैं।
इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें कि अगर इसी क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना हो तो इमेजिनरी पार्ट के लिए आप इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों को कंप्लीटली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इमेजिनरी पार्ट बताने के लिए सिर्फ आप क्या करेंगे, स्टेप 2 करेंगे, इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको स्ट्रेट अवे इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे कंप्लीट डिवीजन पूछ रहा है तो कंप्लीट डिवीजन के लिए जाहिर है फिर आपको इसको कंप्लीटली ये प्रोसेस करना पड़ेगा इस ट्रिक के साथ जो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने देखे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके ऑपरेशन, मॉडुलस, कॉन्जुगेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उनको कैलकुलेट करने के कुछ ट्रिक्स थे, शॉर्टकट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। और मैं आपको बार बार ये एडवाइस कर रहा हूँ कि ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे अच्छी तरीके से हो सकते हैं। आपको बुक पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, किप्स की जो बुक है टेस्ट प्रिपरेशन की जो प्रैक्टिस बुक है उसको आप जरूर करें, वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो ओवरऑल आपकी इससे प्रैक्टिस बनती है और ऐसे क्वेश्चन नस्ट के टेस्ट के अंदर खासतौर पर जरूर पूछे जाते हैं।